कि आखिर क्यों भारत को पेनलाइज करने की कोशिश हो रही है। बार बार कहा जा रहा था, तारीखें बार बार आ रही थी, आखिरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन हो गया है। अगर 50% टैरिफ है तो हमारे देश के एक्सपोर्ट्स करीब $50 बिलियन कम हो जाएंगे। आप एक क्षेत्र के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर को, कृषि को, डेयरी को आप हमारे लिए खोल दीजिए। जिस तरह से हमने पोजीशन ली है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। भारत को खड़ा होना। क्या अमेरिका किसी और देश के लिए ऐसा समझौता करेगा? ये जो 50 हुआ है, ये 50 रशियन तेल के चक्कर में हुआ है ना। फिर ये यूरेनियम जो खरीदते हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? फिर अमेरिका का कहना ये है, मैं जो करता हूं मैं करता हूं, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, पर मैं जो बोलूं तुम्हें वो करना है। एससीओ में जाकर प्रधानमंत्री का जिनपिंग के साथ मुलाकात करना दुनिया देखेगी, क्योंकि हम अमेरिका को ठेंगा दिखाने के लिए, अमेरिका से अलग होने के लिए चाइना के लिए तरफ जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर भारत, रशिया और चाइना तीनों एक साथ हैं। अगर ये तीनों देश सिंक्रनाइज हो जाएं तो बहुत बड़ा एक डिवाइड आ जाएगा। ये एक चेतावनी भी हो सकती है अमेरिका की। जी हाँ, बिल्कुल है, चेतावनी है, सिग्नल है। भारत और अमेरिका के बीच जिस तरीके के हालात इस वक्त दिख रहे हैं वो बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ प्लस 25% पेनल्टी जो है वो लगाई गई है, जिसका लगातार इससे पहले अमेरिका की ओर से जिक्र हो रहा था। यानी कुल मिलाकर 50% जो टैरिफ है अब भारत को देना होगा। इसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर दिए गए हैं। 27 अगस्त की तारीख है, जिसके बाद ये टैरिफ जो है वो भारत की तरफ से दिया जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत को पेनलाइज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है आर्थिक तौर पर अपने देश के लिए फैसले लेने को लेकर। लेकिन जो पेनलाइज करने की कोशिश ये हो रही है, इसका भारत जो है वो कड़े शब्दों में विरोध करता है। और इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी भारत की तरफ से खड़े किए गए हैं, जो यूरोपियन यूनियन को लेकर हो या फिर अमेरिका को लेकर हो। और वहीं इन तमाम परिस्थितियों के बीच में तमाम चीजों को बैलेंस करने के लिए कूटनीतिक लिहाज से भी बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया जा रहा है, क्योंकि अब चीन में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पर जाएंगे। 30 अगस्त और 1 सितंबर की वो तारीख होगी जब प्रधानमंत्री जो है वो चीन में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के चीन जाने को लेकर जिस तरीके से इसकी घोषणा हुई है, इसी के साथ यह कहा जा रहा है कि भारत ने यह तय कर लिया है कि आखिर कैसे रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर उस प्रेशर को हैंडल करना है, उसका जवाब यहां पर देना है जो अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री का एससीओ समिट में जाकर, चीन जाकर हिस्सा लेना उसी कूटनीति का हिस्सा है जो दबाव बनाने की कोशिश अमेरिका की ओर से की गई है? कई सवाल है, इनके जवाब लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। रविंद्र सचदेव जी हमें यहां पर इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। और सर सबसे पहले मैं शुरुआत यहां पर अमेरिका की ओर से जो भारत पर 50% टैरिफ लगाया गया है उसके साथ करना चाहता हूं। बार बार कहा जा रहा था, तारीखें बार बार आ रही थी, आखिरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन हो गया है। अमेरिका के इस नीति को भारत पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है, इसका क्या असर अब होने जा रहा है? जी हाँ, डेफिनेटली असर जो होने जा रहा है, एक तो होने जा रहा है इकोनॉमिक, भारत की इकोनॉमी के ऊपर, और दूसरा होने जा रहा है जियोपॉलिटिक्स पर। जैसे आप कह रहे थे, इकोनॉमिक का जो मोटा मोटा अगर मैं कहूं उतना होगा नहीं, पर जो है अगर थियोरी पे जाओ, अगर 50% टैरिफ है तो हमारे देश के एक्सपोर्ट्स करीब $50 बिलियन कम हो जाएंगे। अभी 90 बिलियन है, हमारे एक्सपोर्ट्स गिर करके 40-50 बिलियन आ जाएंगे। $1 बिलियन एक्सपोर्ट का अगर नुकसान होता है, अगेन थियरी है, 1 लाख नौकरियां उस पर निर्भर करती हैं। तो अगर हमारा मानो $30 बिलियन का एक्सपोर्ट का भी नुकसान हुआ तो हिंदुस्तान में 30 लाख नौकरियां जाएंगी शायद। ओके, ये थियरी है। 30 नहीं जाएंगी, 20 जाएंगी, 20 नहीं जाएंगी, 15 जाएंगी। टैरिफ 50 से 40 होगा, वो होगा। इकोनॉमिक है, इम्पैक्ट रियल। अब दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल भी बिल्कुल रियल है, दबाव बनाया जा रहा है हम पे। एक तो ये कि हमारे अपना डेयरी सेक्टर खोलो, एग्रीकल्चर सेक्टर खोलो, मार्केट के अंदर देखिए। भारत कहता है कि आप हम 0% टैरिफ कर देंगे, तब भी ट्रंप के एडवाइजर्स कह रहे नहीं। वियतनाम के साथ भी यही हुआ। वियतनाम पे इन्होंने 40% टैरिफ लगाई थी, जबकि वियतनाम से इतने गुड्स जो अमेरिकन कंपनी चाइना से हटके वियतनाम आई थी, एक्सपोर्ट कर रही थी, वियतनाम ने कहा हम 40 से 0 कर देंगे। अमेरिका ने कहा नहीं, हमें परसेंटेज से भी मतलब नहीं है, हमें मतलब है ऑल्सो विद नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो ये अमेरिका इंडिया जो नेगोशिएशन चल रही है केवल टैरिफ पे नहीं, कितने परसेंटेज है इस पे भी चल रही है, नॉन टैरिफ बैरियर्स।
डेटा लोकलाइजेशन, हम कह रहे हैं डेटा यहां रहेगा, अमेजॉन फेसबुक कहते हैं डेटा हम क्लाउड में दुनिया में ले जाएंगे, एग्री डेयरी, तो वो हमारा आपस में टसल चल रहा है। इसके अलावा जो ऑब्वियसली वो रशियन पेनल्टी इंपोज हो गई है, इसके चलते हमारा जो रिएक्शन आया है, सर अब मेरा अगर सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। आप एक क्षेत्र के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर को, कृषि को, डेयरी को आप हमारे लिए खोल दीजिए, जीएम सेक्टर के जो जीएम फसलें हैं उन्हें बेचने की अनुमति दीजिए, और भारत, जाहिर है ये भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया है, विदेश मंत्री हो पीयूष गोयल हो, दोनों की तरफ से यह कहा गया कि भाई हम स्वतंत्र है ना अपने फैसले लेने के लिए, आप हम पर टैक्टिकली प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप साथ में उसे जोड़ दे रहे हैं रूस के साथ। सर ये कैसे कंबाइन होती है दोनों चीजें? आप कंबाइन नहीं कर सकते हैं। और भारत ने ये कहा भी साथ में, आपने कहा था, अमेरिका ने कहा था कि आप अपने लिए जो है पहले तेल का इंतजाम कर लीजिए, जब यूक्रेन के साथ जंग यहां पर छिड़ी यूरोपीय देशों को जो है वो तेल भेजा जाएगा। ये तो क्लियर किया गया ना, ये कौन सी टैक्टिक है? नहीं, देखिए पहली टैक्टिक यस एग्रीकल्चर को हमें डिफेंड करना है, वो मैं कहूंगा नंबर 2 है। पहला जो मुद्दा है जो ट्रंप सरकार के लिए जिसके चलते वो भारत के खिलाफ एक्ट कर रहा है, रशियन तेल का है मेरे विचार से। अमेरिका, ट्रंप ने डिसाइड किया कि पुतिन की वॉर को रोकने का तरीका है जो इसको पैसे कमा रहा है वो रोके जाएं, वो अहम हो गया है। ट्रेड डील तो चल ही रही थी, उसमें हम एग्रीकल्चर पढ़े हुए थे नो डाउट, बट जो ये ज्यादा रूखा रवैया हमारी तरफ आया है इस विद रशियन ऑयल के चलते, उनको है कि ये हम रशियन ऑयल लेना बंद करें। अब हम जिस तरह से हमने पोजीशन ली है, अब हम पीछे नहीं हट सकते भारत को खड़ा होना, क्योंकि अब हम अगर कुछ एडजस्ट होगा, नो डाउट कुछ एडजस्ट होगा, पर हम ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश के अंदर का ओपिनियन ये हो गया स्वाभिमान का, दुनिया के अंदर भारत को भी ये दिखाना है कि हम अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। तो ये मामला इस समय यहाँ आ गया, तो बॉटम लाइन है देश पे असर पड़ेगा, बट हम डेफिनेटली नए रास्ते भी ढूंढेंगे, हम ट्रेड डाइवर्सिफाई भी करेंगे, पर उसको बढ़ाने में वक्त लगता है, ट्रेड इमीडिएटली स्विच ऑन नहीं होते हैं, वैसी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है। और सर इसमें झुकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए कोई भी देश है वो आर्थिक तौर पर भी अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर हमें ये लग रहा है कि हमारा कृषि सेक्टर जो है उस पर इसका सीधा इंपैक्ट आएगा, या हमको लग रहा है कि हमारे डेयरी सेक्टर पर इसका सीधा इंपैक्ट आएगा, तो हम उसके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? क्या अमेरिका किसी और देश के लिए ऐसा समझौता करेगा? नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्रीकल्चर का मुद्दा था, पर इस समय जो रूखा रवैया है उसमें एग्रीकल्चर सेकंड नंबर पर है। पहली इंपॉर्टेंस ट्रंप ने जो देखी, या इंपॉर्टेंस या जो भी उन्हें लगा, वो रशियन ऑयल दिखा। नहीं तो 25% था ना अभी, तो ये जो 50 हुआ है, ये 50 रशियन तेल के चक्कर में हुआ है ना। तो जो एग्रीकल्चर डेयरी को लेकर जो भी खींचातानी चल रही थी, उसका निष्कर्ष था उन्होंने बोला 25% हम टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि हाँ ज्यादा था कुछ देशों से, यूरोपियन यूनियन का 15 है, कि पाकिस्तान का 19 है, बट स्विट्जरलैंड का 40 है। ओके, तो हमारा 25 था, हम उस पर जूझ रहे थे। तो ये 25 से जो 50 गया, क्लियरली रशियन ऑयल के चक्कर में गया, एग्रीकल्चर के चक्कर में नहीं गया। नहीं, फिर ये यूरेनियम जो खरीदते हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? फिर यूक्रेन और रशिया के जंग के बीच में ये भी तो कनेक्शन लगाकर बैठे थे ना उनके साथ। क्या सब पूरे तोड़ दिए गए? एक ऑर्डर जरूर जारी किया गया, लेकिन वो पूरी तरह खत्म हुआ या फिर नहीं हुआ? देखिए, अमेरिका का कहना यह है, मैं जो करता हूं मैं करता हूं, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते, पर मैं जो बोलूं तुम्हें वो करना है, और असलियत है ये। मेरे पास पैसा है, मेरे पास मिलिट्री है, मैं जो करूं मैं कर रहा हूं, मेरे से क्वेश्चन मत करो। मैं कर भी रहा हूं तो मैं बोलूंगा आज कर रहा था कल बदल दूंगा, बट मैं जो कह रहा हूं वो आप करो। तो अमेरिका इस समय उस मूड में है, उस फॉरेन पॉलिसी में है, पुश करने को, अपनी हेजेमनी बनाने को। आप डॉलर पर नहीं जाएंगे। ओके, मेरे को जब यूरेनियम चाहिए मैं यूरेनियम खरीदूंगा, कितना, और कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स भी लेंगे हम, पैलेडियम वगैरह रेयर क्रिटिकल मेटल्स लेंगे हम। यूक्रेन के साथ $500 बिलियन का उनका डील कर लिया भाई इन्होंने, ज़ेलेंस्की के साथ मिनरल्स की, राइट, हम डील करेंगे, हम पैसे देंगे या पैसे लेंगे, तो हमारी टर्म्स में खेलो, अमेरिका ये कहता है। तो इन सब चीजों का हमारा आपको कहने का कोई खास फर्क नहीं, बॉटम लाइन फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दुनिया में ओपिनियन बन रहा है, हम में बन रहा है, इसके चलते हम अपना रवैया बदल रहे हैं, अपनी जियोपॉलिटिक्स भी बदलेंगे इन सब चीजों के चलते। बट ये जो सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि भाई आप भी तो तेल लेते हो, आप भी तो ये करते हो, चाइना भी तो हमसे ज्यादा लेता है, चाइना पे क्यों नहीं तुम एक्ट कर रहे हो? वो एक्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनके अपने रीजंस हैं। चाइना इज अ स्ट्रॉन्गर नेशन ओवरऑल एक सेंस में, और रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह को लेके उसने कुछ इनको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है। हमारे पास कोई लीवर नहीं है, हमारे पास कोई क्रिटिकल पल्स नर्व्स नहीं है हमारे पास अमेरिका की,
चाइना के पास कुछ नब्ज है। तो ये सारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इनका कोई मतलब नहीं है। पॉइंट इसकी आगे क्या करना है भारत को, और आगे हमें दो ट्रैक्स में करना है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। सॉल्यूशन क्या है फिर अगर ये सिचुएशंस हैं, तो भारत के पास कितना स्कोप है इस पर रिएक्ट करने को लेकर? क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि अमेरिका कर रहा है तो हमें भी उसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जिस तरीके से चीन की तरफ से रिएक्ट किया गया। आपने कहा कि चीन के पास तो फिर भी नब्ज है दबाने की, वो दबा सकता है, चीन की नब्ज दबाई भी, उसी तरीके से रिएक्शन आया। भारत कितना सक्षम है इतना करने में? आई डोंट नो, देखते हैं। पर जिस हिसाब से अभी हमारी सरकार ने अपना रवैया, मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल स्टांस लिया है, हम स्ट्रॉन्ग खड़े हैं। आई डोंट नो कि अब हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएं, हम उल्टे लगाएं, फिर वो ट्रंप 50% और कर देगा जैसे चाइना के साथ करा उसने। उसने ऑलरेडी कहा है कि आप लगाओगे तो मैं और बढ़ाऊंगा। तो या तो एक हम वो करें, कर सकते हैं हम, शायद अगर हम उस मूव में चले जाएं। हमारी एक है कि जैसे चाइना के साथ बढ़ाओ, आप एससीओ की बात कर रहे हैं, पीएम जा रहे हैं, राइट, बढ़ाओ डेफिनेटली, बट वो हम करेंगे। पर उसमें पोजीशन वाइज ये हो जाता है कि इस समय दुनिया देखेगी, क्योंकि हम अमेरिका को ठेंगा दिखाने के लिए या अमेरिका से अलग होने के लिए चाइना के लिए तरफ जा रहे हैं, तो वो लगेगा कि वही चाइना की छोटी सी जीत है। वो एक तरह से कहो ना, पावर इक्वेशन, वही इंडिया चाह रहा है बेटर रिलेशन विद चाइना, और चाइना कहेगा हाँ अच्छे करते हैं। ओके, तो वो हमें बड़ा केयरफुली करना है कि ये इंप्रेशन ना जाए कि हम चाइना पे की तरफ इस तरफ अच्छे, बल्कि हमें बना लेने चाहिए। मैं तो बहुत लंबे टाइम से कह रहा हूँ, कोई और रास्ता नहीं है दोनों। मैं उसी सवाल के साथ आ रहा हूं। ये जो वर्तमान में इक्वेशन है एससीओ समिट को लेकर, अब प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, मुलाकात वहां पर होगी, इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर थे। वर्तमान में ये फैसला आ जाता है अमेरिका की ओर से कि हम 50% टैरिफ यहां पर लगा रहे हैं, 25% जो है उसमें फीसदी पेनल्टी है। एससीओ में जाकर प्रधानमंत्री का जिनपिंग के साथ मुलाकात करना इस वक्त में, जैसा आप कह रहे हैं, कि कितना इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको? और क्या है वो जो हम कह रहे हैं कि विकल्प तलाशने चाहिए हमको, ये वो विकल्प हो सकता है? क्योंकि ब्रिक्स को लेकर क्या सिचुएशंस हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मैं उसे खत्म करना चाहता हूं। श्योर, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो सकती है प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग की। अभी मैं जिस हफ्ते जयशंकर थे, उसके अगले हफ्ते एससीओ में समिट थी ऑफ मीडिया एंड थिंक टैंक्स, तो मैं वहां इनवाइटेड था, मैं स्पीकर था वहां पर, राइट। एंड अभी जब पीएम मोदी जाएंगे, आई थिंक 29-30 अगस्त को, फिर 5 सितंबर को मैं अगेन जा रहा हूँ एससीओ की वाइंडिंग अप डिस्कशंस में। तो बॉटम लाइन कहना चाहता हूँ कि वैसे मैं रियली देख रहा हूँ, बट एनीवे, तो मोदी जी के पास बहुत बड़ा, और शी जिनपिंग के पास भी है। अब विकल्प क्या है? ये दोनों देश पहले तो आपस में, भारत चाइना, अपना इक्विलिब्रियम फिक्स करें ना। हमारे इक्विलिब्रियम में देयर आर 2.5 प्रॉब्लम्स। वन इज आवर बाउंड्री डिस्प्यूट, second is our complaint that China supports Pakistan, right, in multiple ways, and third, or 0.5, is about the issue of Tibet. Okay, वो भी बैकग्राउंड में है, बट सबसे अहम जो इशू है वो हमारी बॉर्डर की है। और बॉर्डर इशू मेरे ख्याल से अगर हम बड़े विचार से सोचें, सॉल्व करी जा सकती है चुटकियों में कहने को, और वो है ये प्रपोजल, मैं पिछले 8 साल से 10 साल से कहता हूँ बहुत बार, गार्डन्स ऑफ पीस। हमारी बाउंड्री पे करीब 40-45 जगहें हैं जहां हम डिस्प्यूट करते हैं, चाइना डिस्प्यूट करता है, 500 किलोमीटर मेरा, इधर तेरा, इधर मेरा, ये वो, कहीं हम जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। मेरा ये कहना है कि बिग पिक्चर में ये देखा जाए कि ये जो एरियाज हैं, इनकी बाउंड्री को जैसे अगर हम मार्क कर सकेंगे, भाई चलो इस एरिया के अंदर हमारी डिस्प्यूट है, राइट, और जिस एरिया में हमारी डिस्प्यूट हो उस एरिया को फ्रीज कर दो, खत्म, ना तुम्हारा ना हमारा, फ्रोजन हो गया एज अ गार्डन ऑफ पीस, पहाड़ों में बाउंड्री इमेजिनरी, राइट। अभी अगर आप देखें गलवान में क्या हुआ है, हमारा आगे पीछे हुए, पर वहां पर एक बफर जोन बना पड़ा है ना जी। तो हम ऐसे ही बफर जोन इमेजिन करें, सिमुलेट करें, और बॉर्डर पे बनाते जाएं, हम ये लफड़ा ही खत्म करें सिविलाइजेशन का अपनी। ये मौका है दोनों देशों का। वो बहुत डिफिकल्ट होगा, मिलिट्रीज मानेंगे नहीं, वो कहेंगी हमारी पोजीशन ऊपर नीचे, बट दैट इज वन पाथ। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन्हें साधने का भी एक बहुत बेहतर मौका है। मैं इसमें साउथ अफ्रीका को भी इंक्लूड कर लेता हूं। साउथ अफ्रीका के ऊपर भी जिस तरीके से इंपोज जो है वो किए गए हैं टैरिफ, वहां से भी जवाब आया कि ये कहा गया कि वो बात जो है अब भारत से और साथ ही चाइना के साथ यहां पर करना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म, क्योंकि एससीओ की बात कर लें, हम ब्रिक्स की बात कर लें, एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर भारत, रशिया और चाइना तीनों एक साथ हैं।
तीनों पावर भी है, और अमेरिका के सामने जिस तरीके का अगर कोई रिटेलिएशन करने की स्थिति में है, तो ये तीन ऐसी पावर में हैं जो रिटेलिएशन कर सकते हैं। तो क्या इस वक्त में चाइना उस भूमिका को निभाएगा, भारत उस भूमिका को निभाएगा? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। अगर ये तीनों देश सिंक्रनाइज हो जाएं तो बहुत बड़ा एक डिवाइड आ जाएगा। इसमें है कि देखिए, इंडिया अभी हम भी तैयार हैं, पर हम ऐसे तैयार नहीं है शायद, और चाइना भी तैयार नहीं है। चाइना भी अमेरिका से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कर रहा है, उसे अपना ट्रेड रखना है। बट थियोरेटिकली अगर ये तीनों देश खड़े हो जाएं और बोले ठीक है, हमें अमेरिका जो करे हम करेंगे अमेरिका के साथ, पर हम अब अमेरिका की परवाह नहीं करते, हम आपस में करेंगे, हम इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ जाए, इसमें ब्राजील जुड़ जाए, ओके, क्लियर इंटेंट से ये एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स का पूरे मतलब गठन होने की पॉसिबिलिटी है डाउन द लाइन। पर अभी नहीं, क्योंकि इस समय अभी इसमें देखिए, एक है ना, हमारा और चाइना का आपस में ट्रस्ट नहीं है। ओके, तो जब तक ये ट्रस्ट हमारा एटलीस्ट वर्किंग लेवल, हमें चाइना से दोस्ती नहीं करनी है, जप्पी नहीं मारनी है, हमें चाइना के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप करनी है बस, ठीक है ना। हमें फ्रेंडशिप नहीं चाहिए मानो चाइना से, हमें वर्किंग रिलेशनशिप चाहिए, इक्विलिब्रियम चाहिए, वो हमें हो देन। और चाइना के साथ, चाइना को हमसे लगे वो। एंड बाय द वे, इसमें जैसे आपने कहा अभी हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं उस एससीओ समिट में ही था जिस दिन ये वीजा की अनाउंसमेंट हुई कि इंडिया ने टूरिज्म वीजा खोले हैं। तो मैं वहां कुछ चाइनीज लोगों से कह रहा था, भाई इट्स सच ए इंटरेस्टिंग टाइम, 5 साल बाद खुला है, चाइनीज लोग उत्सुक होंगे इंडिया जाने में, जानने को। तो बहुत लोग बोले हाँ बहुत इंटरेस्टेड होंगे, जस्ट टूरिज्म, बुद्धिज्म, ये वो, यू नो, पीपल टू पीपल। तो वो इंडिया का एक कदम है। अब ऐसे ही चाइना भी कोई कदम ले, ओके, और हम ये एक्सचेंजेस बढ़ाएं, तो अभी टाइम लगेगा इसमें, बट हमें एक नोबल अगर बड़ी पिक्चर लेके चले, यू नो, लाइक गार्डन्स ऑफ पीस, उस स्केल का, उस बड़प्पन के विचार को लेके चलें कि हमें एलएसी की जो डिफरेंसेस है उनको रिजॉल्व करना है। हम दो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, हमें को एग्जिस्ट करना है, जियो और जीने दो। बिल्कुल। और एक मैसेज जो है यहां पर जा सकता है सर, क्या अगर प्रधानमंत्री जो है वो चीन जा रहे हैं, तो एक स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग के जरिए ये एक चेतावनी भी हो सकती है अमेरिका के लिए? ओ जी हाँ, बिल्कुल है, चेतावनी है, सिग्नल है, आई मीन डेवलपमेंट है। देखिए आप, मैं जो कल करूंगा, ऑब्वियसली मेरे साथ जो येस्टरडे हुआ है वो मैं उसको कंसिडर करके अगला कदम उठाऊंगा ना अपना। तो ट्रम्प सरकार ने जिस तरह से हम पे 25 से 50 कर दिया है, अनरिलायबिलिटी दिखाई है, और हमें जिस तरह से यू नो हमारे इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, और जिस तरह से ट्रम्प एक्चुअली लार्जर जियो पॉलिटिक्स को नहीं समझ रहा है। हमारे हिसाब से लार्ज जियो पॉलिटिक्स में तो अमेरिका को करना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तभी तो हम कहते हैं कि यू नो अमेरिका को लगता है हम नेचुरल पार्टनर अमेरिका के। तो इसका मतलब अमेरिका या ट्रम्प हमें नेचुरल पार्टनर शायद नहीं मानता है फिलहाल की ट्रम्प की सरकार, ट्रम्प की सोच, राइट। तो अब अगर कल मोदी जी कहीं भी जाएंगे, कल मोदी जी श्रीलंका भी जाएं, यू नो बेल्जियम जाएं, जहां जाएं, वो हमारे दिमाग में तो रहेगा ना कि अब मैं बेल्जियम में जो मिलने जा रहा हूं मैं कैसे कैलकुलस फैलाऊं। तो अभी हम बीजिंग में जाएंगे तो एससीओ समिट है, शी जिनपिंग होगा, ओके, आई डोंट नो पुतिन का क्या है, बट एनीवे शी जिनपिंग तो होगा, बायलैटरल होगा चाइना इंडिया रिलेशंस पे, फिर एससीओ के रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो उसमें हम काफी कुछ यू नो चीजें बढ़ा सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज एक बहुत बड़ा इशू है, यू नो, सैंक्शंस का जो इशू है, ये स्विफ्ट मैकेनिज्म जो है। अभी आप देखिए जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने नायारा एनर्जी का सारे सिस्टम्स डाउन कर दिए थे, आपके दर्शकों को शायद पता हो, हफ्ता या 5-6 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हमें सैंक्शंस आ रही हैं यूरोपियन यूनियन से, इसलिए पूरी की पूरी कंपनी के जितने उनके आईटी सिस्टम्स थे माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड, यू नो, आउटलुक, टीम्स वगैरह सब ठप। तो ऐसा हमें जब दिखता है कि फ्यूचर में, अभी हमने भारत में एलन मस्क को अलाउ किया, ठीक है करें, बट मैं तो कहूंगा स्टारलिंक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसी भी हालात में। प्राइवेट सेक्टर जिसको करना है करते रहो। कल को पता चला साल बाद 2 साल बाद एलन मस्क बोला जी मैं तो स्टारलिंक डाउन करता हूं, ब्लैकमेल करेंगे। तो हर एक ऐसे एलिमेंट से भारत को ही और सारी दुनिया देख रही है, उनको अब बचना है। तो ऐसे में एससीओ समिट किस तरह से आपस में कोलैबोरेटिव कदम उठाती है,
टू बी। बिल्कुल, कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वो जो कोलैबोरेशन अगर होता है तो एक मैसेज जो है वो अमेरिका को जा सकता है, एससीओ उसका एक मंच हो सकता है, और क्या ये उसकी ओर बढ़ने वाला कदम है, जैसा हमने जो है सर समझने की कोशिश की है। लेकिन सर ये भी समझना होगा, आपने कहा कि अमेरिका को तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या अमेरिका को इस वक्त में इस तरीके का मैसेज डिलीवर करना और चीन के साथ अपनी नजदीकियों को बढ़ाना, ये ज्यादा जोखिम भरा तो नहीं होगा? नहीं, अब या इसका चैलेंज पॉइंट लेना पड़ेगा? नहीं, पॉइंट इज कि अब सरकार ने ऑफिशियल स्टांस ले ली है परसों, राइट। हाँ। तो जो हमारी एमईए ने जिस स्पिरिट में जवाब दिया है उसके उसके हिसाब से तो अब हमें आगे जो होगा हमें देखना है। अब हमने अपनी पोजीशन कर दी है, राइट। तो अब जोखिम भरा था या नहीं था, इसको साल भर बाद कैलकुलेट करेंगे हम और आप शायद, राइट। जी। बट अभी अभी के लिए दिस इज द वे फॉरवर्ड। हम अमेरिका जो कह रहा है उसको एग्री नहीं कर रहे हैं। हम सोवियत रशियन ऑयल लेते रहेंगे। हम बाकी जो हमें करनी है चीजें और देशों से हम रिश्ते जैसे ऑलरेडी हम कर रहे थे, एससीओ भी हम जाएंगे करेंगे। बट ये नहीं है कि हम ओवरनाइट मतलब उलट नहीं जाएंगे, मैच्योर रूप में धीरे धीरे अपनी चाल चल रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली है। और इसमें मेरे विचार में जाना एक ये मकसद हो सकता है कि अब अमेरिका को भी इस वक्त में एक मैसेज डिलीवर हो कि भारत आखिर रणनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए किस ओर जा सकता है। लेकिन एचसीओ में जैसा आपने कहा कि जो बाकी मुद्दे हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखेंगे, क्योंकि भारत इससे पहले कह चुका है पाकिस्तान के साथ जिस तरीके की सिचुएशंस बनी उसमें चीन का क्या स्टैंड था, वो तमाम चीजें भी वो रहेंगी सतह पर, या फिर उनसे ओवरकम करना होगा भारत को? ग्रेट क्वेश्चन। वो रहेंगी भी, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, उनको ओवरकम करना होगा भारत को और चीन को। ओके, क्योंकि चीन इज द एक मेन इस गेम में एक प्लेयर। तो चाइना को भी उठना होगा उस लेवल से ऊपर, भारत के साथ कोऑपरेट करना होगा विद रिगार्ड्स टू द इशू ऑफ टेररिज्म। ओके, किस हद तक करता है वो हम कह नहीं सकते, बट ये है कि हम भी पैरेलल में जितनी चीजें हो, हमें देखो हर चीज को टेरर के मुद्दे को लेकर के ब्लॉक नहीं कर देना चाहिए। हमें मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल टॉपिक्स पे डिस्कशन करनी है, राइट। अब हम ये तो नहीं है ना कहेंगे कि एससीओ को कि तुमने आतंक पे ये मुद्दा नहीं रखा तो हम पूरी एससीओ को बॉयकॉट करते हैं। वो हमें करना नहीं चाहिए, दैट इज नॉट वाइज एट ऑल। तो हम एंगेज करेंगे एंड हम होप करेंगे और पुश करेंगे कि आतंक के मुद्दे को डेफिनेटली प्रायोरिटी पे रखा जाए। बट उसके अलावा आपस में म्यूचुअल ट्रेड सबसे अहम मुद्दा होगा कि ट्रेड में कैसे ट्रेड एग्रीमेंट्स करी जाएं, अपने रिफॉर्म्स करे जाएं अपनी अपनी कंट्रीज में, ताकि एक दूसरे का सामान खरीदने बेचने में आसानी हो और सब तरफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई इंपोर्ट भी अच्छा है इकोनॉमी के हिसाब से, ये नहीं कि इंपोर्ट इज समथिंग रॉन्ग। इंपोर्ट चाहिए तभी आप और प्रोड्यूस करते हो। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों साइड्स में बढ़े, सारे देशों को आपस में कनेक्टिविटीज बढ़े। तो ये सारी जो चीजें, ये मेजर सिग्नल है अमेरिका को। अमेरिका अव्वल में देखिए, अमेरिका जो कर रहा है वो यही चीज, अमेरिका को ये सारी चीज बैकफायर कर रही है। अमेरिका ये नहीं चाहता था कि दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो, राइट। परंतु अमेरिका अपने बिहेवियर से एग्जैक्टली वही करवा रहा है। लेकिन आप सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप साथ में सप्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और जो देशों के पास उनके अधिकार हैं किसी भी तरीके का फैसला लेने के लिए, उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर क्योंकि बड़ा चैलेंज है और हमें इसको फेस करना है, और अभी हाल ही में एक सजेशन यहां पर दिया गया था, मेरे सहयोगी जो है वो स्क्रीन पर जरा उस जो है नोट को भी चलाएंगे जो आप लोगों की तरफ से रिलीज किया गया था, कैसे उससे ओवरकम किया जा सकता है, एक चैलेंज के तौर पर भारत अपनी तैयारी कैसे कर सकता है सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि देश के बाहर की जियोपॉलिटिक्स को क्या करना है, ये वो और जैसे शुरुआत में बात हुई थी, भारत इस समय एक हिस्टोरिक माइलस्टोन पे है वक्त में अपनी हिस्ट्री के। जो देश बड़े बने हैं, जिनको एशियन टाइगर्स कहा जाता है, कोरिया, जापान, ये सोते सोते नहीं बन गए, इन्होंने मेहनत करी है। चाइना ने मेहनत करी है 80 के दशक में जब चाइना खुला था। जापान ने मेहनत करी है, जर्मनी ने मेहनत करी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तभी इन देशों की जीडीपी को झटका लगा और ये अच्छे आगे गए। भारत के पास इनफैक्ट आज सुबह अमिताभ कांत, जो कि एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है हमारी सरकार के थे, उन्होंने भी ये कहा है कि ये भारत के लिए वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है ये झटका। और मेरा कहना जो है, प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हम पूरे देश में इसको बात कर रहे हैं, हमने माईगव को दिया है। पॉइंट इज कि देश के अंदर हम क्या करें। हम सब कह रहे हैं हाँ जी देश हमारा, ये वो सिंपल बात है, कॉन्क्रीट आइडिया है, हफ्ते में 6 दिन काम करो। अगर हर भारतीय हफ्ते में 6 दिन काम करेगा तो इकोनॉमिक आंकड़ा है मोटा मोटा
और हम केवल 1 साल के लिए कह रहे हैं, 1 साल में 2% जीडीपी बढ़ सकती है। दुनिया को भी दिखाओ कि हम कड़ी मेहनत करके अपने बल पर ही अपनी जीडीपी भी बढ़ा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड तो करना है, बट अपने बल पर भी हम बढ़ा रहे हैं। ये इस समय वक्त है इस तरह का इनिशिएटिव, एक्शन, नेशनल एफर्ट, सिविलाइजेशनल एफर्ट, क्योंकि अभी की जो दुनिया बन रही है, ये 3-4 सालों में जो ढांचा बैठेगा, जो पावर इक्वेशंस बनेंगी, अगले 40-50 साल को डिटरमिन करेंगी। तो इस समय हमें अपने देश को, तभी हमने इस प्रेस रिलीज के, अगर आप सबसे ऊपर जाएं, टाइटल में लिखा है, आई थिंक, दम लगा के हईशा। आई अंडरस्टैंड कि ये इसमें इश्यूज हैं, छठे दिन काम करने में थकान होती है, प्रोडक्टिविटी कम होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, कंप्लायंस नहीं होगी, कोई कंपनीज नहीं मानेंगी, प्राइवेट, ओके, लेबर लॉज हैं, वो सारे मुद्दे हैं। बट उन सारे मुद्दे को फैक्टर करके भी अगर आप लेबर 20% बढ़ा दो, 5 दिन की जगह 6 दिन कर दिया, तो 20% आपने लेबर बढ़ाई। अगर आपने 20% लेबर बढ़ाई, आपकी जीडीपी 2% बढ़ेगी, और खासकर इनफॉर्मल सेक्टर्स में, क्योंकि छठे दिन जब ऑफिस चलेंगे, तो दुकानें आसपास की, ये वो साइकिल पंचर शॉप से छोड़िए, बट वो जमाने गए, बट रोड साइड शॉप, स्मॉल बिजनेस, ग्रोसरी, इनफॉर्मल सेक्टर बल्कि ज्यादा बेहतर ग्रो होगा। एग्रीकल्चर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो जितनी मेहनत करनी है वो क्रॉप साइकिल के हिसाब से करते हैं। बट बॉटम लाइन अगर ये हो, तो हमारे देश का जीडीपी 2% बढ़ेगा। बिल्कुल। और पीएम भी लगातार इसका जो है वो आह्वान करते रहे कि पूरी दुनिया के अंदर हमें इस तरीके का मैसेज पहुंचाना है कि पूरी दुनिया भारत का सामान जो है वो खरीदे। और जैसा रविंद्र सचदेव सर यहां पर कह रहे हैं कि हमें भी सिर्फ बातों से नहीं होगा, हमें भी उन रिफॉर्म्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, एक चैलेंज के तौर पर इस वक्त को लेना पड़ेगा और रिवर्ट करना होगा, जवाब देना होगा। और तभी भारत उस मजबूती के साथ जिसका हम लगातार जिक्र करते हैं कि पूरी दुनिया में हमारी छवि मजबूत हो रही है, उसमें और मजबूती के साथ निकलकर यहां पर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया रविंद्र सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और हमें वो तमाम महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने के लिए जिसका असर अब जो है वो जियो पॉलिटिक्स में इस मुलाकात के साथ एससीओ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे उसका होने वाला है। और साथ ही साथ जो अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, उस पर भारत आखिर कैसे अब अपना स्टैंड यहां पर रख रहा है और उसका क्या ग्लोबली इंपैक्ट जो है वो आएगा। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ।